इसराइल ने यहूदियों को मारने वाले आइशमन को कैसे पकड़ा था? शायद हिटलर के अलावा यूरोप के यहूदियों को मारने का जितना जुनून लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइशमन में था, उतना किसी में भी नहीं। दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने के कई साल बाद अर्जेंटीना में छिपे रहने के दौरान आइशमन ने एक डच व्यक्ति विलेम सैसेन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, आपको सच बताऊं, अगर हमने यूरोप में रह रहे सभी 1 करोड़ 30 लाख यहूदियों को खत्म कर दिया होता तो मैंने अपना काम पूरा किया होता। चूंकि ये हुआ नहीं, इसलिए मैं अपनी भावी पीढ़ियों की परेशानियों के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूं। हम चूंकि संख्या में कम थे इसलिए इस काम को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन हम जितना कर सकते थे हमने किया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर आइशमन किसी तरह अर्जेंटीना भागने में सफल रहे। वर्ष 1957 में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को अपने जर्मन सूत्रों से खबर लगी कि आइशमन पिछले कई वर्षों से अर्जेंटीना में नाम बदल कर रह रहे हैं। सारे सबूतों की पुष्टि के बाद मोसाद के निदेशक इसेर हैरल ने प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों के निवास स्थान पर जाकर उन्हें बताया कि हमने आइशमन को अर्जेंटीना में खोज लिया है। गुरियों का जवाब था, हमें वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। फिर उन्होंने एक क्षण सोचने के बाद कहा, बेहतर ये होगा कि तुम उसे जिंदा ही पकड़ो, हमारे युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी है। रफी ऐतान को इस मिशन का कमांडर बनाया गया। मोसाद के जासूसों की टीम अर्जेंटीना पहुंची। अप्रैल 1960 के अंत तक मोसाद के 4 जासूसों की एडवांस टीम ने अलग अलग दिशाओं से अर्जेंटीना में प्रवेश किया। उन्होंने ब्यूनस आयर्स में एक घर किराए पर लिया जिसे कोडनेम कासिल दिया गया। इस बीच इसेर को पता चला कि 20 मई को अर्जेंटीना अपनी आज़ादी की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। तय हुआ कि इसराइल भी शिक्षा मंत्री अब्बा इबान के नेतृत्व में अपना एक प्रतिनिधिमंडल अर्जेंटीना भेजेगा। इसको ले जाने के लिए इस्राएली एयरलाइंस एलाई ने एक खास विमान विस्परिंग जायंट उपलब्ध कराया। इबान को इसकी हवा भी नहीं लगने दी गई कि इस दरियादिली का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन आइशमन है। तय हुआ कि 11 मई को एलाई की फ्लाइट नंबर 601 अर्जेंटीना के लिए उड़ान भरेगी। विमान के चालक दल को बहुत सावधानी पूर्वक चुना गया। पायलट ज्वी तोहार से कहा गया कि वो अपने साथ एक मैकेनिक भी ले जाएं ताकि अगर उन्हें अर्जेंटीना के लैंड क्रू की मदद के बगैर अचानक उड़ान भरनी पड़े तो उनके सामने कोई मुश्किल न आए। आइशमन को पकड़ने के मिशन को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया। योजना बनी कि 10 मई को आइशमन को उनके घर के पास से उठा लिया जाएगा। 11 मई को इस्राएली विमान वहां पहुंचेगा और 12 मई को वो लोग वापस इसराइल के लिए चल देंगे। लेकिन आखिरी समय पर ये योजना खटाई में पड़ गई। हुआ ये कि अर्जेंटीना के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेहमानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल विभाग ने इस्राएली प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि उन्हें अपना आना 19 मई तक टालना होगा। मोसाद के कारनामों पर अपनी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद में माइकल बार जोहार और निसिन मिशाल लिखते हैं, इसेर हैरल के लिए इसका मतलब था कि या तो आइशमन के अपहरण को 19 मई तक टाला जाए और या फिर पहले से तय योजना के अनुसार उसको 10 मई को ही उठा लिया जाए और उन्हें 9 या 10 दिनों तक कहीं छिपा कर रखा जाए। ये बहुत बड़ा जोखिम था और इस बात का डर था कि कहीं आइशमन के परिवार की मांग पर उनकी तलाश न शुरू कर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद इसेर ने पहले से तय योजना के अनुसार ही बढ़ना तय किया। अभियान को सिर्फ एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया। तय हुआ कि आइशमन को 11 मई को शाम 7:40 पर उसके घर के पास से उठा लिया जाएगा। बस नंबर 203 से आइशमन नहीं उतरे। आइशमन हर शाम 7:40 पर बस नंबर 203 से घर लौटते थे और थोड़ी दूर पैदल चलकर अपने घर पहुंचते थे। योजना बनी कि इस ऑपरेशन में 2 कारें भाग लेंगी। एक कार में आइशमन को उठाने वाले एजेंट मौजूद रहेंगे, दूसरी कार उनकी सुरक्षा के लिए होगी।
11 मई की शाम 7:35 पर दो कारें बस स्टॉप के आसपास पार्क कर दी गईं। पहली कार काले रंग की शेवरले थी। दो एजेंट बाहर निकलकर ये दिखाने लगे जैसे उनकी कार खराब हो गई हो। ज्वी अहारोनी ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और चौथा एजेंट कार के अंदर ही सिकुड़कर उस जगह पर नजर रखे हुए था जहां से आयुष्मान को चलते हुए आना था। दूसरी काले रंग की ब्यूक कार को थोड़ी दूर पर सड़क के दूसरे छोर पर खड़ा किया गया था। दो एजेंट कार के बाहर खड़े थे। तीसरा व्यक्ति ड्राइवर सीट पर था। उसका काम था जैसे ही आयुष्मान आते दिखाई दें वो कार की हेडलाइट जलाकर उसकी आंखों को चौंधिया दे। माइकल बार जोहार और निसिन मिशाल लिखते हैं, 7:40 पर बस नंबर 203 रुकी तो लेकिन उसमें से आयुष्मान नहीं निकले। 7:50 तक एक के बाद एक दो बसें और आईं लेकिन आयुष्मान का कहीं पता नहीं था। एजेंटों की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। क्या आयुष्मान ने अचानक अपनी आदतें बदल ली थीं? या उनको इस योजना की भनक लग गई थी? इसेर ने टीम को पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि अगर आयुष्मान 8 बजे तक नहीं पहुंचता है तो मिशन को वहीं छोड़ दिया जाए और वो लोग वापस आ जाएं। लेकिन रफी ऐतान ने तय किया कि वो 8:30 बजे तक इंतजार करेंगे। आयुष्मान को जबरदस्ती कार में बैठाया गया। 8:05 पर एक और बस आकर रुकी। पहले तो उन्हें बस से कोई भी उतरता नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरी कार पर बैठे अवरूम शालोम को एक परछाई सी आती दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी कार की हेडलाइट ऑन कर आते हुए व्यक्ति को लगभग अंधा कर दिया। तभी शेवरले कार पर सवार एक एजेंट ज्वी मालकिन ने चिल्लाकर स्पेनिश में कहा, मोमेंटितो सेनियोर, 1 मिनट महाशय। आयुष्मान ने अपनी जेब में हाथ डालकर फ्लैशलाइट खोजने की कोशिश की। मोसाद पर एक किताब राइज एंड किल फर्स्ट के लेखक रोनेन बर्गमैन लिखते हैं, ज्वी मालकिन को लगा कि आयुष्मान शायद अपनी पिस्टल निकाल रहा है, इसलिए उसे पीछे से पकड़ने और कार तक लाने के बजाय मालकिन ने उसे एक गड्ढे में धक्का दे दिया और उसके ऊपर चढ़ बैठे। आयुष्मान चिल्लाया लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जेवी अहारोनी ने आयुष्मान से जर्मन में कहा, अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। उन लोगों ने आयुष्मान को उठाकर पिछली सीट के फर्श पर लिटा दिया। कार आगे बढ़ी और उसके पीछे दूसरी कार भी चलने लगी। चलती कार में ही एजेंटों ने आयुष्मान के हाथ पैर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। अपेंडिक्स ऑपरेशन के निशान से आयुष्मान की पहचान हुई। रोनेन बर्गमैन लिखते हैं, इस बीच ऐतान उन निशानों को खोजने लगे जिससे कोई शक न रहे कि उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि आयुष्मान ही हैं। उनकी बाह के नीचे गुदे एसएस के टैटू को तुरंत पहचान लिया गया। अब उनके सामने समस्या थी उसके पेट में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के निशान को खोजने की, जिसका कि एसएस की फाइलों में वर्णन किया गया था। ये देखने के लिए ऐतान ने आयुष्मान की बेल्ट खोली और उसकी पैंट में अपना हाथ घुसा दिया। जैसे ही उन्हें वो निशान दिखाई दिया वो हिब्रू में चिल्लाए, जेहू, जिसका मतलब था ये वही है, ये वही है। आयुष्मान ने अपना सही नाम उगला। 8:55 पर दो कारें मोसाद के जासूसों के ठिकाने के ड्राइव वे पर रुकीं। आयुष्मान को घर के अंदर लाया गया। जब एजेंटों ने उसके कपड़े उतारने शुरू किए तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने जर्मन में आयुष्मान से अपना मुंह खोलने के लिए कहा। आयुष्मान ने वैसा ही किया। वो देखना चाहते थे कि कहीं आयुष्मान ने अपने मुंह में जहरीला कैप्सूल तो नहीं छिपा रखा है। तभी जर्मन में एक आवाज गूंजी, तुम्हारे जूते और टोपी की साइज, जन्मतिथि, पिता का नाम, मां का नाम। आयुष्मान ने रोबोट की तरह सभी सवालों के जवाब दिए। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे नाज़ी पार्टी के कार्ड का क्या नंबर है और एसएस का नंबर भी बताओ। आयुष्मान ने जवाब दिया, 45,326 और 63,752। उनका आखिरी सवाल था, तुम्हारा नाम।
आयुष्मान का जवाब था रिकार्डो क्लेमेंट। मोसाद के एजेंट ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम? आयुष्मान ने कांपते हुए जवाब दिया, ओटो हेनिंगर। एजेंट ने तीसरी बार फिर पूछा, तुम्हारा नाम? इस बार उनका जवाब था एडोल्फ आयुष्मान। इस्राएली विमान ब्यूनस आयर्स पहुंचा। इस्राएली आयुष्मान को रेजर नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद उसकी हजामत बनाई। वो उनको एक सेकेंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जब वो टॉयलेट भी जाते थे तो मोसाद का एक एजेंट उनके साथ होता था। टीम की एक सदस्य यहूदित निसियाहू ने आयुष्मान के लिए खाना बनाया, लेकिन उसके जूठे बर्तनों को धोने से इनकार कर दिया। अगले 10 दिन इस्राएली जासूसों की जिंदगी के सबसे लंबे 10 दिन थे। वो विदेश में अपने कैदी के साथ छिपे हुए थे। उनकी एक गलती से पुलिस का छापा पड़ सकता था और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बखेड़ा खड़ा हो सकता था। 18 मई 1960 को दिन के 11 बजे तेल अवीव के लोद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक इस्राएली विमान ने उड़ान भरी। अगले दिन यानी 19 मई को दोपहर बाद विमान ने ब्यूनस आयर्स हवाई अड्डे पर लैंड किया। 2 घंटे बाद इसेर ने पायलट ज़्वी तोहार से बात कर 20 मई की आधी रात को विमान के टेक ऑफ करने का समय तय किया। आयुष्मान को इंजेक्शन लगाकर विमान पर चढ़ाया गया। 20 मई की रात 9 बजे आयुष्मान को नहला धुलाकर इस्राएली एयरलाइंस एलाई की वर्दी पहनाई गई। उनकी जेब में ज़ीव ज़िक्रोनी के नाम से एक झूठा परिचय पत्र रखा गया। माइकल बार जोहार और निसिन मिशाल लिखते हैं, डॉक्टर ने आयुष्मान को ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उसे नींद तो नहीं आई, लेकिन उसे धुंधला दिखाई देने लगा। वो सुन, देख और यहाँ तक कि चल सकता था, लेकिन बातचीत नहीं कर सकता था। आयुष्मान को कार की पिछली सीट पर बिठाया गया। उसी समय ब्यूनस आयर्स के एक मशहूर होटल से 2 और कारें रवाना हुईं जिसमें इस्राएली एयरलाइंस के असली विमानकर्मी बैठे हुए थे। रात 11 बजे सभी कारों ने एक साथ हवाई अड्डे में प्रवेश किया। जैसे ही कार बैरियर पर पहुंची, विमान दल के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, हाय एलाई। गार्ड्स उसे पहचानते थे। उन्होंने कार के अंदर झांक कर देखा। सभी इस्राएली एयरलाइंस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। ये जताने के लिए कि सब कुछ सामान्य है, कुछ विमानकर्मी गाना गा रहे थे तो कुछ ठहाके लगा रहे थे या जोर जोर से बातें कर रहे थे। गार्ड्स ने बैरियर उठा दिया और तीनों कारें इस्राएली विमान के पास जाकर रुकीं। आयुष्मान को कई विमानकर्मियों ने घेर रखा था। 2 लोगों ने उसे पकड़ा और उसके हाथ अपने कंधे में लटकाते हुए विमान के ऊपर ले आए। आयुष्मान को फर्स्ट क्लास की विंडो सीट पर बैठाया गया। 11:15 पर इस्राएली विमान ने तेल अवीव के लिए टेक ऑफ किया। डेविड बेन गुरियों का क्नेसेट में ऐलान। 22 मई 1960 की सुबह विमान ने तेल अवीव के लोद हवाई अड्डे पर लैंड किया। 9:50 पर मोसाद के निदेशक इसेर हैरल यरूशलम में प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों के दफ्तर पहुंचे। उनके सचिव इत्जाक निवोन उन्हें सीधे प्रधानमंत्री के कमरे में ले गए। आश्चर्यचकित बेन गुरियों ने उनसे पूछा, तुम कब पहुंचे? इसेर ने जवाब दिया, 2 घंटे पहले। आयुष्मान हमारी गिरफ्त में है। गुरियों ने पूछा, कहाँ है वो? इसेर का जवाब था, यहाँ इस्राएल में ही। अगर आप इजाजत दें तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाए। 4 बजे शाम इस्राएली संसद नेसेट में डेविड बेन गुरियों ने खड़े होकर एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया। मुझे नेसेट को बताना है कि इस्राएल के सुरक्षा बलों ने सबसे बड़े नाजी अपराधियों में से एक 60 लाख यूरोपीय यहूदियों की मौत के जिम्मेदार एडोल्फ आयुष्मान को पकड़ लिया है। वो इस समय इस्राएल में एक जेल में हैं। जल्दी ही उन पर इस्राएली कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। जैसे ही डेविड बेन गुरियों ने ये शब्द कहे, इस्राएली संसद ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। 15 दिसंबर 1961 को आयुष्मान को फांसी की सजा सुनाई गई और 31 मई 1962 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। आयुष्मान के आखिरी शब्द थे, हम दोबारा मिलेंगे। मैं ईश्वर में विश्वास करते हुए जिया। मैंने युद्ध के कानूनों का पालन किया
और अपने झंडे के प्रति हमेशा वफादार रहा। इसराइल के इतिहास में ये पहली और आखिरी फांसी थी।